सबसे तीखे सवाल जिनका देना पड़ेगा जवाब। सामने बैठी शख्सियत का हर राज होगा बेपर्दा। आज तक की पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन टीम इंटरोगेट कर रही है देश के दिग्गजों को। आज की पीआईटी अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह और पुण्य प्रसून वाजपेयी। इनके सामने है हैदराबाद के सांसद और एमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन, यही है पार्टी का नाम जी। ऐसा क्या है कि बीते 24 घंटों से लग रहा है कि एक पार्लियामेंट्री नहीं बल्कि एक धर्म को लेकर बोलने वाला शख्स अपने आप को इस देश में खोज रहा है कि उसे लग रहा है कुछ अन्याय हुआ है। ये जो याकूब की हैंगिंग का मसला है, इस बारे में हमारी राय यह है कि मैंने ये कहा है कि पंजाब में बेन सिंह के कातिल को और तमिलनाडु में राजीव गांधी के कातिलों को सियासी सपोर्ट हासिल है, इसीलिए उनको फांसी पर नहीं चढ़ाया गया और डिलिबरेटली उनके कोर्ट के फैसले के बाद उसमें डिले हुई है, डिले हुआ है, पॉलिटिकल बैकिंग है वो लोगों को। यही मैंने बात कही है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं कोर्ट के फैसले को नहीं मानता। हम ये एक संयोग है कि अजमल कसाब पाकिस्तान का था, अगर वो हिंदुस्तान का होता तो वह भी मुसलमान था, सवाल वहां भी उठ जाते हैं। नहीं, अजमल कसाब को जो फांसी दी गई मैंने उसका वेलकम किया। आपने वेलकम किया, लेकिन अगर वो हिंदुस्तान का होता, अजमल कसाब को फांसी मिलनी चाहिए थी। उसके बावजूद भी बिल्कुल अजमल कसाब की फांसी मिलनी चाहिए थी। याकूब मेमन का इन्वॉल्वमेंट है, कौन नहीं करा नहीं है, कोर्ट ने फैसला दिया है। हम फांसी के ऊपर बात कर रहे हैं और ख़ास तौर से बी रमन का जो आर्टिकल है उसके आने के बाद वो खुद जब इस इन्वेस्टिगेशन को फॉलो कर रहे थे, अपने आर्टिकल में रमन साहब लिखते हैं कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने उनकी तारीफ़ की, उनके इन्वेस्टिगेशन की। वो ये कह रहे हैं कि याकूब को कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए था। दूसरी बात मैं आपसे ये रखना चाह रहा हूँ कि ललित मोदी बरतानिया से पुर्तगाल जाने के लिए उसको ट्रैवल डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ती, उस पर एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुई। मेमन फैमिली के 7 लोग अगर हिंदुस्तान को आए तो कौन से ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पर आए, कौन से पासपोर्ट पर आए। मैं अभी एक प्रोग्राम से आ रहा हूं आप ही के अंग्रेजी चैनल पे, जहां पर उस वक्त के सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर ने कहा कि वो हिंदुस्तान को लैंड किया था, हमने उसको अरेस्ट कर लिया। नहीं, एक सेकंड, मैं वापस जाना चाहती हूँ सर अपने फैसले पे। ये बी रमन के एक आर्टिकल को आप इस देश की सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर मांगते हैं, तो फिर आप उसको क्यों आपने जस्टिस कोड़े का फैसला पढ़ा है सर? एक सेकंड सर, 2 मिनट दे दीजिए। जस्टिस कोड़े का ये फैसला क्या कहता है? जस्टिस कोड़े का ये फैसला कहता है कि ये दोनों ही भाई आर्किटेक्ट थे इस आतंकी हमले के, और अगर ये शख्स जिसका नाम याकूब मेमन है, अगर उस दिन प्लानिंग में सब कुछ मदद नहीं करता तो 1993 का धमाका दिन की रोशनी को नहीं देख पाता। उन्होंने कसूरवार माना है और इसलिए ये सजा दी है। तो एक रॉ ऑफिसर एक आर्टिकल में क्या रमन लिखता साहब ने भी अपने आर्टिकल में नहीं कहा कि वो बेकसूर नहीं है, उन्होंने कहा कि वो कसूरवार है। कोड़े साहब इसको सरेंडर नहीं मानते? रमन साहब ने अपने आर्टिकल में ये कहा है कि जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस थे प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट के सामने नहीं रखे, ये डेलिबरेट उनका फेलियर है, ये उन्होंने बात मतलब जो एजेंसीज हैं उन्होंने जानबूझकर फंसाया है। अब आप ये कह रहे हैं आज नहीं तो कल हकीकत निकलेगी। अगर आज नहीं निकलेगी, जस्टिस कोड़े ये कह रहे हैं कि सरेंडर नहीं हुआ था, अगर वो कह रहे हैं इस तरह की कोई डील ही नहीं थी कि उसे फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा, तो हम किस आधार पर इस बात को कहें? अब जस्टिस कोड़े साहब की बात अगर कह रहे हैं तो वो कहें, पर मेरा मानना ये है कि जब बी रमन साहब जो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, और मुझे पूरा यकीन है न्यायपालिका पर नहीं है, मेरी राय मुख्तलिफ है, मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, आप कंटेम नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक टॉप मोस्ट इंडिया का जो पाकिस्तान डेस्क के इंचार्ज थे, आज इंडियन एक्सप्रेस में भी आर्टिकल है, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मरहूम रमन साहब जिंदा होते तो वो खुद कोर्ट में जाकर बोलते बात, और आज वो नहीं है। याकूब ने खुद माना है।
याकूब ने अपना लेटर लिखा, याकूब ने माना है अपनी बात को, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ याकूब के इन्वॉल्वमेंट तो को। फिर आप उसके गुनाह को छोटा मान रहे हैं? नहीं मान रहा हूँ मैं। 257 लोगों की जान आज भी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के कांच के टुकड़े लोगों के शरीर में है। बिल्कुल है, मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। जाहिर है मैं और आप उनकी तकलीफ को महसूस भी नहीं कर सकते, मगर मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि 92 दिसंबर 93 जनवरी में 1000 लोग मारे गए, जिसमें हिंदू लोग भी थे, 950,000 के करीब। उनका क्लोजर क्या हुआ? मुट्ठी भर लोगों को भी सजा नहीं हुई। 31 पुलिस अफसरों के खिलाफ गंभीर आरोप थे, जिसमें मर्डर का चार्ज था, तमाम बरी हो गए। श्री कृष्णा कमीशन ने रिपोर्ट में कहा कि ओरिजिनल सिन और गुनाह जो था वो बाबरी मस्जिद की शहादत का था। 92 से हम 2015 में आ गए। अब तक जो आरोपी हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए, कोई अब तो गंगा की सफाई की जिम्मेदारी उनके पास है। तो याकूब को फांसी से बख्शने की बिना क्या है? याकूब को फांसी से बख्शना ये 27 तारीख को कोर्ट तय करेगी। और आप मुझे बताइए कि हमारे पास कोई फाइनलिटी है ही नहीं कि कब किसी को फांसी देगी। बुल्लर का देख लीजिए मसला, मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हुई उसकी, वो सुप्रीम कोर्ट गया, उसको रिप्रीव मिल गया। क्यों रिप्रीव मिला ना उसको? मैं ये कह रहा हूँ कि ना, यही तो कह रहा हूँ कि 27 तारीख को हमको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला। आप कहीं से भी ये सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि मजहब ही वो बिना है? हरगिज नहीं है। देखिए, मैं हरगिज नहीं है, मैं आपसे सिर्फ यही कह रहा हूँ कि बेन सिंह का जो कातिल है उसको फांसी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वहाँ रूलिंग पार्टी उसको सपोर्ट कर रही है। तमिलनाडु में भी वही है, रूलिंग पार्टी सपोर्ट कर रही है। इसको मजहब से जो मैं नहीं जोड़ रहा। उस भाषण के आखिरी लाइन में आप क्या रहे हैं जब आप कहते हैं कि मजहब के आधार पर फांसी देना बंद करो? हाँ, वो भी दहशतगर्द है, ये भी दहशतगर्द है। तो मजहब है ना, मजहब नहीं, आप मजहब के नाम पे तफरका मत करिए, मजहब के नाम पर डिवाइड मत करिए। तो आप याकूब मेमन को मजहब के नाम आप मुकर रहे हैं अपनी बात से? नहीं, मुकर नहीं रहा हूं मैं। ये कह रहा हूं कि मजहब और रीजनलिज्म जब बीच में आ जाता है तो बेन सिंह के कातिल को बख्श दिया गया और याकूब मेमन को दिया जा रहा है। सुनिए, बेन सिंह के पोतरे, उनके ग्रैंडसन जो पार्लियामेंट मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि ओवैसी तुम सही कह रहे हो। मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूं। मेरे सवाल से मत भटकिए सर। मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने कहा मजहब के आधार पर फांसी देना बंद। मैंने हरगिज नहीं कहा कि मजहब की बुनियाद पर उसको फांसी दी जा रही है। मैंने कहा कि पॉलिटिकल सियासी बैकिंग है लोगों को। मैंने अपनी तकरीर में पहले तो वो जुमला अदा किया कि ये आर्टिकल छपा एक न्यूज पोर्टल में और मैं उससे मुत्तफिक हूं, जिसमें उन्होंने तमाम बातें लिखी। अब उनको क्या कहेंगे कि वो भी मजहब के नाम पे लिख रहे? नहीं, वैसी साहब हमें लग रहा है, देखिए जो आज जिस आर्टिकल का आप जिक्र कर रहे हैं, रमन साहब ने जो लिखा है। नहीं, मैं आर्टिकल का जिक्र कर रहा हूँ जगन्नाथ साहब का जो फर्स्ट पोस्ट में आया था। ठीक कह रहे हैं, हम जगन्नाथ साहब का भी कह रहे हैं, हम ज्योति पुनवानी का भी कह रहे हैं, हम रमन साहब का भी लेकर बैठे हैं। मसला ये नहीं है। मसला इस देश में ये हो गया, जैसे ही आपने इस बात का जिक्र किया, पहली बार ऐसा लग रहा है इस देश में कानून का राज नहीं है। पॉलिटिशियंस कानून को अपनी हथेली पर नचाते हैं। पॉलिटिशियन जिसे चाहें अपने मौका और फायदे के मद्देनजर फांसी के तख्ते तक किसी को भी पहुंचा सकते हैं। मैसेज आपके पूरे भाषण और आपके विरोध के भीतर से ये झलक रहा है। क्या ये सच है? ये स्थिति इस देश के भीतर है क्या? पंजाब और तमिलनाडु की मिसाल अगर आप देखेंगे और जो डिले हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इनकी मर्सी पिटीशन में, तो यकीनन पॉलिटिकल पार्टीज ने ये गेम खेला है। मेरी शिकायत पॉलिटिकल पार्टीज से है। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं, पॉलिटिकल रूलिंग पार्टीज। इसका मतलब है कि क्या इस देश में पॉलिटिकल सिस्टम इतना पावरफुल हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए किसी को अगर फांसी देता है तो उसके पीछे कानून नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टी के अपने ताने बाने होते हैं? नहीं, कोर्ट पर हम उंगली नहीं उठा सकते। कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया बेन सिंह के मामले में भी, राजीव गांधी के मामले में। उसके बाद उसके एग्जीक्यूशन में डिले होती है, डेलिबरेट डिले होता है। ये तो रूलिंग पार्टीज कर रहे हैं क्योंकि प्रोविजन है लॉ में, तो डिले करते हैं। बड़ी बहस हुई थी जब धनंजय को फांसी दी जा रही थी, आपने उस समय नहीं कहा क्या? इस बात का जिक्र नहीं किया कि धनंजय को फांसी क्यों हो रही है? उस वक्त भी आप इस मुद्दे को उठा सकते थे। सर, अगर आप वीडियो कैमरा लेके इसको भिजा देते, आप नहीं भिजाए तो मैं क्या करूं? धनंजय चैटर्जी, रंगा बिल्ला, सतवंत बेअंत सिंह सब मुस्लिम थे? नहीं,
मैं तो कह ही नहीं रहा हूं ना तो कि आपने मजहब शब्द का इस्तेमाल क्यों किया फिर अपने उस मैं भाषण आपको क्या बैन सिंह के कातिल को, राजोना को जो बचाया जा रहा है, क्या मजहब के नाम पर नहीं बचाया जा रहा है? क्या रीजनल फीलिंग्स के नाम पर राजीव गांधी के कातिलों को नहीं बचाया जा रहा है? यही बोलिए ना कि हाँ, इस देश में पॉलिटिकल पार्टीज जो सत्ता में रहती है। मैंने अपने उर्दू के अल्फाज को दोबारा देख लीजिए, इनको सियासी बैकिंग हासिल है, पॉलिटिकल बैकिंग हासिल है, हत्या करने वाले को भी है ना। मिसाल है पंजाब में, आपको पंजाब में मिसाल है, आपके तमिलनाडु में उसकी मिसाल है आपके साथ। आप इससे पहले जिक्र कर चुके हैं कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा के मामले का भी, उनकी भी सजा पर नहीं होने पर अभी तक आपको एतराज है? नहीं, मुझे एतराज इस बात पर है नंबर 1 कि बाबू बजरंगी माया कोडनानी को 92 लोगों को मारने पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया। प्रोसिक्यूशन चाहता था कि अपील करके कैपिटल पनिशमेंट, मोदी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे रोक दिया, ये नहीं, लाइफ पर ही ठीक है। बचाना चाहते, पूरी तरह बचाना? बताइए, ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना। आप एक बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, आप इस तरह की बात अगर करते हैं तो आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा तबका है जो आपकी बातों को सुनकर आपकी बातों का वो मतलब निकाल सकता है जो दरअसल आप यहां बैठकर कह रहे हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था? क्या मेरा मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल रूलिंग पार्टीज हैं वो बचाते हैं, मैं इसमें गलत बात नहीं कह रहा हूं। आपने राजनीति का जिक्र नहीं किया है वहां पर। मैं आपको बता रहा हूं ना, बाबरी मस्जिद के शहादत के कितने साल हो गए 92 से लेकर, क्यों नहीं सजा होती उन लोगों को? क्यों नहीं होती बताइए? मेरा भी तो क्लोजर होना चाहिए, क्यों नहीं होती? ये क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती। आप बराबरी पर जुड़ रहे हैं। कोर्ट को ब्लेम मत करिए, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती कि ट्रायल तेज चले। पॉलिटिकल पार्टीज कोर्ट का जजमेंट आने के बावजूद भी डिले करते हैं। मैं आपसे अगला सवाल वही, चूंकि आपने अयोध्या से इसको जोड़ा है बार बार 3 अलग अलग तरह के गुनाह, एक मास किलिंग 257 लोगों की, बेगुनाह लोगों की, जिसमें याद रखिए, और 92 दिसंबर 93 जनवरी में भी 1000 लोग की मास किलिंग हुई, वो भी याद रखिए। चलिए ठीक है। और दूसरी तरफ पॉलिटिकल असैसिनेशन, यानी राजनीतिक हत्या। ये जो आप बेअन सिंह रोजाना, एक सेकंड, आप क्या करना चाह रहे हैं? आप ये बताना चाह रहे हैं कि बेअन सिंह एक पॉलिटिकल किलिंग था, राजीव गांधी पॉलिटिकल किलिंग था, और बॉम्ब ब्लास्ट एक टेररिस्ट एक्शन था। बिल्कुल। मैं आपसे कह रहा हूं कि तीनों जिन्होंने हरकत की ये हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, ये टेररिस्ट हैं। लेकिन यहाँ कानूनी धाराओं का भी फर्क आ जाता है, आईपीसी और टाडा का फर्क आ जाता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एलटीटी के ऊपर जो संगीन इल्जामात लगाए गए, स्ट्रॉन्गेस्ट आईपीएस सेक्शंस इस्तेमाल हुए उसके ऊपर। टेररिस्ट एक्शन, तीनों टेररिस्ट एक्शन है। गलत है जो राजनीति हो रही है तमिलनाडु में, तीनों भी टेररिस्ट, उसके तमिल होने की वजह से, उसके यहाँ पर सिख होने की वजह से, तीनों भी टेररिस्ट एक्शन है। तीनों करने वाले हिंदुस्तान के दुश्मन है, कोई खालिस्तानी है तो कोई एलटीटी है तो कोई ऐसा है, मगर इनके सबके मकसद एक ही है कि हिंदुस्तान में टेरर फैलाया। आप आतंक के रंग में मजहब का रंग डाल रहे हैं। मैं नहीं डाल रहा हूँ, बिल्कुल ओवैसी साहब, आपकी आप टाइमिंग देखिए, आप जिन तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप जितना भी कहते जाएंगे कहिए, मैं इस बात को झुटलाते रहूंगा, मुस्तरद करते रहूंगा। मैं जो बात कहा हूं, मुझमें इतनी हिम्मत है कि मैं उसको कहूंगा कि हाँ मैंने कहा। नहीं, ये बात अच्छी है, ये बात कहनी चाहिए कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजवाना का नाम लेना, संतन मुरुगन सबका नाम लेना, राजीव गांधी के को मारने वालों का नाम लेना, सबका नाम लेना सही था, लेकिन उसमें एक याकूब मेमन का नाम जोड़ देना कि उसे नहीं मिलना चाहिए क्योंकि इन लोगों को नहीं मिला है। नहीं मिलना चाहिए नहीं कहा मैंने। तो फिर उन लोगों के साथ याकूब मेमन का नाम क्यों एक ही मंच से लिया गया? मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरी तकरीर 90 मिनट की तकरीर में ये 7-8 मिनट इस मसले पर मैंने कहा है। मैंने यहां फिर से दोहराया उस तकरीर में कि जो कोर्ट का फैसला आएगा उसको मानना पड़ेगा, वो हमको काबिल कबूल होगा। ये क्यों नहीं चलाते आप? ये चलाइए। ये चला रहे हैं, कहां चला रहे हैं? लेकिन ये बात नहीं, आप कह रहे हैं ये चल रहा है। खाली एक ही जुमला आ रहा है, खाली एक ही 1.5 मिनट की वो लगाए जा रहे हैं। ये बात भी तो मैंने कही है, ये भी तो चलाइए। और कितने दिन हो गए? 8 दिन के बाद अचानक आप लोगों को ख्याल है, अच्छा किया आपने, मैं शुक्रगुजार हूं आपका। ओवैसी साहब, एक मैसेज है इस पूरी बहस में जो आप लगातार कह रहे हैं, आप सत्ता में नहीं हैं। गुजरात से मोदी निकले, आप जब नाम लेते हैं गुजरात में जो कुछ हुआ, आप 84 का भी जिक्र करते हैं जो मैसेकर दिल्ली में हुआ और देश ने देखा, आप उसका जिक्र भी करते हैं, आप बाबरी मस्जिद का जिक्र भी करते हैं। आपके साथ एक
पॉजिटिव चीज़ इस मौजूदा वक्त में इस देश के भीतर ये है, जो मौलाना साहब के साथ भी हुआ करती थी आज़ादी के बाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के साथ उस समय जो भी थी, जब नेहरू ने उन्हें रामपुर भेज दिया था चुनाव लड़ने के लिए और उन्होंने विरोध किया था, मैं मुस्लिमों का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं इस देश का हिस्सेदार हूँ। क्या आप इन परिस्थितियों का लाभ अपने साथ जोड़ रहे हो इस पॉलिटिकल सिस्टम में, जिस पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर लोगों के भीतर आक्रोश भी रहा है, गुस्सा भी रहा है, और आप उसको एक नए तरीके से, हम बार बार कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस देश में जितनों को भी फांसी दी गई और उसके बाद जब क्षमादान दे दिया गया, यानी राहत दे दी गई, उस प्रोसेस में जिसने भी आवाज़ उठाई वो राष्ट्रपति और फिर राज्यपाल तक पहुंचा मसला। आपने सीधे चैलेंज कर दिया जुडिशरी को, रूल ऑफ लॉ को। ये मैसेज निकल रहा है, गलत बात। और इसका राजनीतिक लाभ, सुनिए एक मिनट सुनिए। नहीं, हम इसलिए गलत मैं माफी चाहता हूं आपसे, आपको रोकना पड़ रहा है मुझे। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि अदलिया पर कोई सवालिया निशान मैंने नहीं उठाया है। मैं अदलिया पर कोई, आप ठीक कह रहे हैं, आपने नहीं उठाया है, लेकिन इस देश में सत्ता साहब किसकी है? मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था बुल्लर के बारे में, नहीं, आप एक बुल्लर के बारे में फैसला दिया था, ठीक है। उसके बाद मर्सी पिटीशन हुई, ठीक है, रिजेक्ट हुई, फिर वो गया, वो कोर्ट से मिल गया उसको, कोर्ट से मिल गया। मैं ही तो कह रहा हूँ कि फाइनलिटी कहाँ है अभी? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, और मैं अदालत के ऊपर, हम अदालत का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, कह रहे हैं, मैंने नहीं किया। हम दूसरी बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं इस देश में जिसके हाथ में सत्ता है, आप उसे चैलेंज कर रहे हैं, इनकार है इससे। पॉलिटिकल बैकिंग कर रहे हैं, जिनके पास मौजूदा वक्त में सत्ता है, आप उसे पॉलिटिकली चैलेंज कर रहे हैं। जिनके पास पॉलिटिकल पावर है वो बचा रहे हैं अपने लोगों को। जिनको फांसी हो गई थी उनको बचाया, जो जेल में है उनको बचा रहे हैं, जिन पर मुकदमा चल रहा है उनको बचा रहे हैं। ये सब हो रहा है। राजीव गांधी के असैसिन्स का आपने जिक्र किया है खास तौर पर, और कहा है उनको भी फांसी नहीं हुई है। क्या आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भी एक हाई मॉरल स्टैंड क्लेम करने के लिए ये लिया, क्योंकि प्रियंका वाड्रा खुद गई थी मिलने के लिए? मैं कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूं। कांग्रेस पार्टी के पास यकीनन मुझसे ज्यादा काबिल लोग हैं जो इस बात पर तबसरा करेंगे। मैं उस पर कोई तबसरा नहीं कर रहा हूं। वो हिंदुस्तान के साबिका वजीर आजम थे और मेरा मानना ये है जो मैंने कहा है। अब वो कांग्रेस पार्टी की क्या सोच होगी वो खुद जवाब देंगे। नहीं, आप फिर उसी पे आइए, उस मुद्दे को आपको साफ करना पड़ेगा, क्योंकि आपने गुजरात का नाम भी लिया है, आपने राजीव गांधी की हत्या का भी, आपने इस देश में सिख मैसेकर का भी जिक्र किया है, आप सारी चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं। इस देश के भीतर पहली बार आपके जरिए उठाए गए मुद्दे से एक मैसेज है, जुडिशरी अपनी जगह ठीक है, लेकिन जुडिशरी तक जो मामले भी पहुंचते हैं वह भी राजनीतिक तौर पर प्रभावित होते हैं, और सत्ता जिसके हाथ में रहती है वो जैसा चाहता है वैसा होता है। ये सही है? बिल्कुल सही। ये आप कह रहे हैं सही है? ओके। दूसरा हिस्सा, जिसके पीछे कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं होगी वो फांसी के तख्ते तक आसानी से पहुंच सकता है, उसके लिए कोई मर्सी नहीं। अभी मिसाल दी गई, तो उसमें तो पॉलिटिकल कोई नहीं है। बिल्ला रंगा का हम बच्चे थे दिल्ली, हम सुने थे जी। मगर जो केसेस बेन सिंह का है, राजीव गांधी का है, तो यकीनन वहां पॉलिटिकल सपोर्ट है। अच्छा, ठीक है। नहीं, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, दूसरा हिस्सा, दो केस हैं। 1959 भारतीय नौसेना के अधिकारी कवास मानेकशॉ नानावटी, दूसरा केस है शमीम रहमानी जो महिला है, 1968। दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी, दोनों को राहत मिल गई राज्यपाल के जरिए। इस बीच में जो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जो आवाज उठी थी उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि इन्हें नहीं दी जानी चाहिए फांसी। इसके लिए पॉलिटिकल तौर पे मैसेज नहीं था, ये राज्यपाल से आग्रह किया गया था। और उस समय राज्यपाल महाराष्ट्र की जो थी नेहरू की सिस्टर हुआ करती थी, बहन थी उनकी, विजय लक्ष्मी पंडित। और 1968 में चिन्ना रेड्डी साहब यहाँ पर थे, 75 में उत्तर प्रदेश में। हमारा सवाल खाली ये है, आप जो जनता के बीच में जब तकरीर कर रहे हैं और आप पॉलिटिकल सिस्टम पर सवालिया निशान उठा रहे हैं, इसका मतलब बहुत साफ है, आपकी रुचि उसी पॉलिटिक्स में है जिसमें एक तरफ आप खड़े हो और दूसरी तरफ मोदी जी खड़े हो। इनकार है इससे। आज अखबार एशियन एज में मेरे दोस्त मनीष तिवारी का एक बेहतरीन आर्टिकल आया जी। मनीष तिवारी ने लिखा है कि 25 केसेस प्रणब मुखर्जी के पास आए, जिसमें से 23 को उन्होंने रिजेक्ट किया, 2 को कम्यूट किया। मनीष तिवारी ने एक अच्छा सवाल उठाया कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
कलाम होते, KR नारायण होते या प्रतिभा पाटिल होते तो क्या होता? कलाम साहब ने तो ओपनली कह दिया कि मैं मानता नहीं हूं कैपिटल पनिशमेंट को। KR नारायण का भी वही पोजीशन था। तो आप जो बात कर रहे हैं आर्टिकल 72, 74 की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 72 और 74 की बात कर रहे हैं, तो यकीनन ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी इजाजत है। तो ये एक बहस है, ये बहस हो सकती है इस पर भी। नहीं, लेकिन आपका रोल खुद का क्या है? खुद का रोल ये है नहीं, आप उस कॉन्ट्रडिक्शंस का पॉलिटिकल लाभ ले रहे हैं। हमारी सहमति है इस बात को लेकर जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। नहीं सर, प्लीज सर, मैं पॉलिटिकल फायदा नहीं उठाना चाह रहा हूं। नहीं, आप उठाएंगे नहीं, लेकिन मिलेगा। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स अगर करप्ट होगी तो उसमें एक तरफ गुजरात तक नहीं होगी, वो हैदराबाद भी पहुंचेगी। नहीं सर, मैं आपको नेक नियति से कह रहा हूं कि मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद हरगिज ये नहीं है कि मैं सियासी फायदा उठाऊं। आपको कई दफा ऐसा लगता है कि मकसद कुछ और भी हो लेकिन हो कुछ और जाता है? आप पिछली दफा भी 3rd डिग्री में आए थे, आपने कहा था कि मेरा कोई माइनॉरिटी पॉलिटिक्स का मोटिव नहीं रहता है। देखिए, मैं एक पॉलिटिशियन जरूर हूं, मगर हर चीज को अगर आप ये कहेंगे कि नहीं इनमें मोटिव है, देखिए हम इंसान हैं, हम भी तकलीफ सोच बर्दाश्त करते हैं, देखते हैं दुनिया को, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि हर चीज में हम मोटिव तलाश करें। इंसान भी है और राजनेता भी है। अरे इंसान है, इंसान तो है, इंसानियत तो वैसे साहब आप इंसान हैं। प्रियंका गांधी जिस दिन अपने पिता के हत्यारों से मिलकर आई थी, उनसे एक सवाल पूछा गया था और वो डॉक्यूमेंटेड है, अखबारों में छपा था। इंसान के नाते मिलने गई थी, एक बेटी के रूप में गई थी मिलने के लिए, समझने और देखने के लिए। आपने कहा उनके हत्यारों को फांसी नहीं हुई। अब आप बताइए, उस राजीव गांधी के बेटी के भीतर का दर्द, आज जब आप ये मुद्दा उठा रहे और वो जब मिलकर आई और उसने देखा वहां पर जो हत्या करने वाले थे उनकी भी बेटियां हैं वहां पर, उसकी भी बच्ची थी, उसके इमोशन और आपके इमोशन को हम दोनों को मिला के आज टेबल पर आपके सामने रखते हैं। अब आप बताइए, आपके इमोशंस ठीक है या उसके इमोशंस ठीक थे? उसने ये आवाज नहीं उठाई इनको फांसी दी जाए, आपने उठाया है। नहीं, मैं भी सही हूं, वो भी सही है अपनी जगह पर। क्यों? वो उनका आपने उसके जख्म को कुरेद दिया है? नहीं, सुनिए, उनका फैसला है, मैं एक उस पर तबसरा करने वाला नहीं हूं, मैं प्रिवी नहीं हूं उनके फैसले का। अब आप मैंने जो बात कही, मैं अपनी जगह पे सही हूं, मैं अपनी जगह पे सही हूं। और मैं, अगर आप कोई काम करते हैं तो मैं कौन होता हूं तबसरा करने वाला? आप ठीक कह रहे हैं। हमारा कहना, बैन सिंह के पोते से हम लोगों ने बात की, उनका कहना है, सही कह रहे हो वैसी साहब, बिल्कुल सही है, उनका ये कहना है। बिल्कुल। प्रियंका गांधी इस पर रिएक्ट नहीं हुई है, लेकिन प्रियंका का एक्शन अगर उस समय का देखिएगा, वो आपसे वेरी करता है। बिल्कुल करता है, नहीं, बिल्कुल करता है। अब आप वैसे साहब मौके पर आइए, इस देश के ताने बाने को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? इस देश में वाकई हर 6 घर के बाद एक मुसलमान का घर है। आप इसको क्यों नहीं समझना चाहते? हर 6 घर के बाद एक मुसलमान का घर है इस देश के भीतर। तो इंसाफ का मुतालबा नहीं कर रहे हैं। आप क्या डर के रहे? बिल्कुल डर के नहीं रहे, दब के रहे, बिल्कुल नहीं दब के रहे, बिल्कुल दब के नहीं। का मुतालबा ना करें, बिल्कुल कीजिए। क्या करें फिर? तरीका क्या होगा? क्या तरीका क्या होगा? क्या तरीका होना चाहिए? तरीका क्या होगा? क्या तरीका होना चाहिए बताइए? आपको आखिर में रूल ऑफ लॉ पे जाना होगा या नहीं जाना होगा? बिल्कुल। आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे जाना होगा कि नहीं? मैं आपसे तो यही तो कह रहा हूं ना कि रूल ऑफ लॉ तो फॉलो नहीं किया गया पंजाब, तमिलनाडु में। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया गया बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद। मैं आपसे कह रहा हूं कि 92 और 93 में जो फसाद हुआ, मुंबई में 1000 लोग मारे गए, रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया गया। रूल ऑफ लॉ अगर होता तो असीमानंद को बेल नहीं होती। रूल ऑफ लॉ होता तो मालेगांव में अब तक सजा हो जाती। आपको लगता है कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इन तमाम मुद्दों को लेकर खटखटाएं तो सुप्रीम कोर्ट आपकी अर्जी खारिज कर देगा? जाएगा मसला सुप्रीम कोर्ट को, इंशाल्लाह जाएगा, मसला जरूर जाएगा। याकूब मेनन को फांसी दी जा रही है, उससे पहले इस देश में पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए, उससे पहले इस देश का पॉलिटिकल सिस्टम ठीक करना चाहिए। सर, मैं कई मर्तबा प्रकाश सिंह कमेटी रिफॉर्म्स के बारे में बात किया हूं, मेरे कई स्पीचेस हैं, मुझे मौका दीजिए, मैं आपको भिजा दूंगा। नहीं, हम उस रिफॉर्म के बारे में जानते हैं। प्रकाश सिंह ने जो रिफॉर्म की पूरी रिपोर्ट दी है, स्टेट गवर्नमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करती उसको। क्यों नहीं करते? यही तो कह रहे हैं, यही तो हम बोल रहे हैं ना कि करिए आप क्यों नहीं? क्योंकि पॉलिटिकल मास्टर्स नहीं चाहते कि पुलिस उनके हाथ से निकल जाए और पुलिस कठपुतली बनी रहे। नहीं तो ऐसे तमाम बातों पॉलिटिकल मास्टर के सामने आप भी खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, आप भी खुद को बहुत कमजोर उत्तर प्रदेश की मिसाल ले लीजिए। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की मिसाल ले लीजिए कि कितने डीजीपीस 1.5 साल में 5 डीजीपीस बदल जाते हैं उत्तर प्रदेश में। आप उस बार उस जटिलता को पकड़ना चाह रहे हैं जो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में जनता जिससे परेशान है। हाँ, लेकिन हमारा कहना है आप उसी जनता के बीच जाके प्रोवोक करते हैं। याकूब मेनन, ये नाम आते ही लोग में सिरहन दौड़ जाती है, इनको फांसी, उनको फांसी क्यों नहीं, इनको फांसी। अरे ये तरीका क्यों ठीक नहीं है और क्यों ठीक है ये आप तय नहीं करोगे? आपकी राय हो सकती है, मेरी राय नहीं है।
मैं आपकी राय से मुत्तफिक नहीं हूं। मैं आपको नहीं लगता है मानता। बिल्कुल सही है? मैं आपकी राय से मुत्तफिक नहीं हूं। आप ये बताना चाह रहे हैं कि सब राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, यकीनन नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मैं आपको अपनी तरफ से कह रहा हूं, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये अपने आप में बहुत खतरनाक है जो आप कर रहे हैं। कौन सा फायदा होगा? मैं कौन से स्टेट में रूलिंग में आऊंगा, रूलिंग पार्टी मुश्किल तो यही है। आप बार बार, क्योंकि अरे आप समझ, वही तो बता रहा हूं ना कि मेरा मोटिव बताइए, मेरा फायदा बताइए। चलिए आप, लेकिन जो आप कर रहे हैं बहुत खतरनाक है। सर मेरा फायदा बताइए, आप मेरा पॉलिटिकल फायदा बताइए। चलिए नहीं, आप महाराष्ट्र में आ सकते हैं सर, हमें आप उत्तर प्रदेश में सत्ता प्रभावित कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज ताकत बनकर खड़े हो सकते हैं, किंग मेकर बन सकते हैं। नहीं, एक सेकंड, आप जो कर रहे हैं वो बहुत खतरनाक है ओवैसी साहब। आपका गुनाह असीम इसलिए है क्योंकि आप सजा को रंग दे रहे हैं, और जब आप सजा को मजहब का रंग देते हैं, आप आतंक को भी मजहब का रंग दे रहे हैं। नहीं, मैं कोई गुनाह को, मैं कोई अजीम गुनाह नहीं कर रहा हूँ, ना मैं आतंक की तायद कर रहा हूँ। आप गुनाह को भी फिर मजहबी रंग दे देंगे। नहीं, मैं, अरे भाई, अगर मैं आपसे कहूंगा कि बैन सिंह के कातिल को आप फांसी नहीं देते तो क्या गुनाह को रंग दे रहा हूं? अजीम गुनाह है। मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूं कि जितने फसादात हुए उसमें खातियों को सजा नहीं हुई। हाशिमपुरा की बात आप कर रहे हैं। हमारा तो यही आखिर में कहना है कि कौन सी बात कब और कहां कही जानी चाहिए, ये सलीका अगर आएगा तो हर बात सुनी जाएगी। नहीं सर, मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूं। मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूं, और मुझे आप लोगों से कि कब, किस वक्त, क्या टाइमिंग की ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। और ये आवाम फैसला करेगी। आप अपने एयर कंडीशन जर्नलिस्ट कमरे में बैठ कर नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? आप कर सकते हैं, नहीं, आप कर सकते हैं। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं, हमें अरे आप इतने सवालात किए, आप इतना जल्दी चला पाओगे? इसलिए तकलीफ हो रही है, सुन लीजिए, इसलिए क्योंकि आपका पार्लियामेंट भी एसी में बैठ गया है। मुश्किल ये है, अरे आप जिस संसद में बैठे वह भी एसी में तब्दील हो गया। सर मेरी बात सुनिए, मैं जो राजनीति करता हूं ना, ये एयर कंडीशन कमरों में बैठकर नहीं करता हूं। मैं नहीं करता हूं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आइए। हम भी इसीलिए जो रिपोर्ट करते हैं वो हम बार बार बोल रहे हैं कि समाज के ढांचे को समझिए। आइए सर, हम भी धूप में, बारिश में, सर्दी में बहुत जुल्म सहते हैं, बहुत तकलीफ उठाकर। हर कोई सह रहा है, बिल्कुल कर रहे हैं। मुश्किल ये, मगर ये इस देश को तो समझिए। ये बैठकर आप नहीं बोल सकते। यहाँ पर टाइमिंग देख लीजिए। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी इस देश में अगर 16 करोड़ लोग हैं तो दूसरे की कॉन्स्टिट्यूंसी 40 करोड़ है, किसी की 50 करोड़ है, मुझे 16 करोड़ तक महदूद कर रहे हैं। आप बार-बार उस दिशा में जा रहे हैं। आप मुझे क्यों महदूद कर रहे हैं 16 करोड़ इसलिए कह रहे हैं पूरा मुल्क मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। पूरा मुल्क मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है सर। अगर पूरा मुल्क आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है तो किस शख्स की पूरी मुल्क के साथ कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जुड़ी हुई है? प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ नहीं जुड़ी है। उनका पूरा मुल्क कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। वो पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर। गुजरात में जब थे तो पूरा गुजरात उनके साथ था, 6 करोड़ का जिक्र करते थे। पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं वो। मैं पूरे मुल्क में एक सिटीजन हूं। फिर आपने, पूरे मुल्क में मेरा हक है। आपका भी हक है, सबका हक है ना। बिल्कुल सही है। तो फिर पॉलिटिक्स कहां पर हो रही है? पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? जो रूलिंग पार्टी है। तो रूलिंग पार्टी, जितने रूलिंग पार्टीज हैं वो सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब है यानी जो सत्ता में रहेगा। फैसला करिए, हम तो फैसला करें। आप बताइए आपके दिल में क्या है? जो रूलिंग पार्टीज हैं, बताइए सर। कांग्रेस की 15 साल हुकूमत रही महाराष्ट्र। सुनिए, महाराष्ट्र बिल्कुल सही आप कह रहे हो। फिर वो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, हम यही तो कह रहे हैं। हम यही, मैं आपसे, जो सत्ता में रहेगा, पॉलिटिकल बैकिंग इन तमाम को, जो सत्ता में रहेगा वो पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मैसेज ये है, ईमानदारी से काम करने की जरूरत है और डिस्पैशनेटली काम करने की जरूरत है। इंसाफ करने की जरूरत है। हकदार को उसका हक दे दो, इंसाफ और अमन पैदा हो जाएगा। ये चीज को याद रखिए। ये तो हर पार्टी के मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। हर पार्टी जो बात आपने कह दी, हम बोल रहे हैं, आप साफ गोई से क्यों नहीं कहते हैं जो सत्ता में रहेगा वो उसके लिए पूरा मुल्क नहीं है, सत्ता में बने रहना महत्वपूर्ण है। आपकी सत्ता हैदराबाद में सिमट गई। नहीं सर, मैं सत्ता में नहीं हूं, मैं अपोजिशन सत्ता का दायरा अपनी अपनी कहां है? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। एक नमक का कंकर हूं सर। मैं कहां सत्ता में आ सकता हूं? मुझे मालूम, खाने का जायका नमक ही तय करता है। ठीक है, चलिए मिला लीजिए फिर आप, मगर घुलाइए मत हमको। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।